मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। जी हाँ, मॉड्यूल नंबर 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। इसी से बहुत सारे ऐसे डाउट्स जो न्यूमेरिकल में आपको आते हैं, जो एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डाउट्स आते हैं, और बेसिकली न्यूमेरिकल के अंदर गिवन डेटा को पहचानने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि हम सभी पोर्शंस जो हैं इसके उसको डील कर सकें इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी का ये टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम सिंगल फेज एसी को सबसे पहले जनरेट करना सीखे, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा कि ईएमएफ इक्वेशन के फॉर्म में इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए, यानी उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी कई तरीकों से किया जा सकता है। यही कारण है कि डीसी में हम लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन एसी में हमको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को डील करने वाले हैं इसके अंदर। सबसे फर्स्ट थिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। अब बिना कंफ्यूज हुए, चाहे बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को कि रिप्रेजेंटेशन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी नंबर 1 इज ग्राफिकल फॉर्म, कैटेगरी नंबर 2 इज मैग्नीट्यूड फॉर्म, एंड कैटेगरी नंबर 3 इज मैथमेटिकल फॉर्म। बस इन 3 चीज के अलावा और कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल फॉर्म, सेकेंड वन इज मैग्नीट्यूड फॉर्म, एंड लास्ट वन इज मैथमेटिकल फॉर्म। तो इतने तरीके के बेसिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। इनके अंदर और अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनके अंदर और अलग अलग वैरायटीज हैं। कोशिश करूंगा मैं सभी वैरायटीज को डील कर सकूं। और नाम से समझ में आ रहा है, 3 बेसिक तरीके से आप ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो कुछ ग्राफ बना के, अब ग्राफ भी अलग अलग वैरायटीज की होती हैं, तो या तो आप ग्राफ यानी वेव फॉर्म्स, फेजर्स, इनके फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एसी को। या तो फिर दूसरा तरीका है कि आप इसको इसकी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो कभी आई थिंक आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि ये जो 220 वोल्ट आप बताते हो, ये कौन सी वैल्यू आप बताते हैं किसी को। क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, क्या ये पीक वैल्यू है, क्या ये आरएमएस वैल्यू है, या ये एवरेज वैल्यू है। तो उस मैग्नीट्यूड को आप किस फॉर्म में हर बार एक्सप्रेस करते हैं और क्यों उसको ऐसे फॉर्म्स में एक्सप्रेस करने की जरूरत है, ये सारी चीज हम समझेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, जहां हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैग्नीट्यूड को भी कैसे 4 तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड देन लास्ट जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, दैट शुड बी मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकली जब एक्सप्रेशंस के फॉर्म में, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, या डेरिवेशंस के फॉर्म में जब आप एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी को, तो वो मैथमेटिकल फॉर्म भी कितने तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं वो भी जानेंगे इसके अंदर। यहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 तरीके होते हैं जिससे आप मैथमेटिकली किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कैसे आप उसको वेक्टर फॉर्म में बता सकते हो, कैसे आप उसको स्केलर फॉर्म में बता सकते हो, कैसे आप इसके अंदर की फेज एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब चीज। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या होते हैं, पोलर फॉर्म क्या होते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ग्राफिकल फॉर्म और मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और अपने इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म के बारे में। मैग्नीट्यूड फॉर्म के जो 4 फॉर्म्स है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। एक शॉर्ट सा वीडियो जरूर आएगा इसके बाद, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर के बेसिक जो 4 फॉर्म्स होते हैं उसको कैसे डील किया जाए। उसके अंदर 2 डेरिवेशंस भी देखेंगे, 2 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो आइए आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी फ्रॉम ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या वैरायटी हमको पढ़नी है। तो आइए देखते हैं ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। तो आइए देखते हैं ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, इसके अंदर क्या क्या वैरायटीज होती है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जब ग्राफिकल फॉर्म पढ़ेंगे हम, जब उसके अंदर वेव फॉर्म आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये फेज डिफरेंस, लीडिंग कंडीशन, लैगिंग कंडीशन, ये होती क्या है, कैसे अराइज होती हैं, और इनको एक वेव फॉर्म को देख के आप कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ग्राफिकल फॉर्म। एक नाम से समझ में आ रहा है कि एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करके हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन वो ग्राफ भी 2 अलग अलग वैरायटी का होता है। इसी से बनती है 2 अलग अलग वैरायटी ग्राफिकल फॉर्म्स की। वैरायटी नंबर 1 या फर्स्ट फॉर्म ऑफ ग्राफिकल मेथड इज ड्रॉइंग अ वेव फॉर्म। एक वेव फॉर्म ड्रॉ करके आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी क्वांटिटी को। ठीक है, तो देखते हैं कि वेव फॉर्म होता क्या है। तो व्हाट इज अ वेव फॉर्म? एक वेव फॉर्म एक ऐसा सेक्शन होता है, एक ऐसा वेव का सेक्शन होता है, एक ऐसे कनेक्शन ऑफ वेरियस पॉइंट्स होते हैं
जिसको कि दो एक्सिस के बीच में ट्रेस किया जाता है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आप ट्रेस कर सकते हैं इसको, जहां किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एक्स एक्सिस में उसकी मैग्नीट्यूड्स, सॉरी एक्स एक्सिस में उसके फेज एंगल्स और उसकी टाइम ड्यूरेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेयर एज द वाई एक्सिस ऑफ द क्वांटिटी और वाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ एक्सप्रेसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार डायग्राम की हेल्प से आपको बताता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये चीज। वेवफॉर्म कोई भी ऐसे ग्राफ को बोला जा सकता है जिसके अंदर सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, दो एक्सिस होने चाहिए। कौन कौन से एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस किस चीज को एक्सप्रेस करेगा, एक्स एक्सिस एक्सप्रेस कर सकता है क्वांटिटी की फेज एंगल्स को या उसकी टाइम ड्यूरेशंस को इन सेकेंड्स। तो अगर डीसी का कंडीशन है तो हम लोग यही कंडीशन ज्यादा यूज करते हैं, टाइम इन सेकेंड्स। एसी के कंडीशन में हम लोग ओमेगा टी इन रेडियंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं इसको, ठीक है। वेयर एज द वाई एक्सिस विल एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करेगा ये, क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड्स को। कौन सी मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड्स को। हर इंस्टेंट की मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस किया जाए तो दिस वाई एक्सिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी। अगर डीसी क्वांटिटी भी आप पढ़ रहे हैं तो भी उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो अब वेवफॉर्म आप किसको बोलेंगे, कोई भी ऐसा ग्राफ जिसके अंदर दो एक्सिस हैं, दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस x axis which will represent the phase angle or time duration of a quantity, y axis which will represent the magnitude of a quantity। अब ये ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, ये जो ग्राफ होता है इसको बनाया जाता है हर एक इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ट्रेस करते हुए, यानी अब हर एक इंस्टेंट की वैल्यू को ट्रेस करते चले जाएंगे यहाँ से, और जब आप उस पूरी लाइन को कंप्लीट करते हैं तो उससे बनने वाली ग्राफ को हम लोग बोलते हैं वेव फॉर्म। दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज नोन एज अ वेव फॉर्म, ठीक है। तो क्वांटिटीज को उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कहां एक्सप्रेस करना है, दो एक्सिस के बीच में। कौन कौन से दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या चीज है, एक्स एक्सिस पे है फेज एंगल या टाइम ड्यूरेशन, वाई एक्सिस पे क्या चीज है, वाई एक्सिस पे है मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। सो दिस पर्टिकुलर प्रोड्यूस्ड ग्राफ इज नोन एज अ वेव फॉर्म, ठीक है। तो इस वेव फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने ये ग्राफ ऐसे ट्रेस करके रखा हुआ है, दिस इज द एंटायर वेव फॉर्म। अब बात करेंगे फेज डिफरेंस की, ठीक है। तो फेज डिफरेंस को समझने के लिए मैं आप दो ग्राफ और यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये सबसे पहले ग्राफ देखिए, यहाँ पे मैंने एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को यहाँ ट्रेस करके रखा हुआ है, ठीक। सपोज इसका नाम हम लोगों ने रख दिया V1, ठीक है। एक वोल्टेज ट्रेस कर रहा हूँ मैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसको V1 नाम से मैंने यहाँ ट्रेस करके रखा हुआ है। अब इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट पे मैं यहाँ एक और क्वांटिटी को ट्रेस कर देता हूँ, ठीक है। एंड सपोज कि वी हैव रिटन इट्स नेम एज क्वांटिटी V2, ये हो गई हमारी सेकंड क्वांटिटी, ठीक। और यहीं पे ट्रेस कर देता हूं मैं थर्ड क्वांटिटी को। थर्ड क्वांटिटी को लिख देते हैं, चलिए यहां से क्वांटिटी V3, ठीक है। तो अब आपके सामने देखिए काफी हॉच पॉच कंडीशन दिख रही होगी आपको, खूब सारे अलग अलग वेव फॉर्म्स दिख रहे हैं आपको एक ही सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बेसिक क्राइटेरिया क्या होती है, एक ही सेक्शन के अंदर, एक ही एक्सिस के अंदर, एक ही ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा वेव फॉर्म्स को ट्रेस करना। एक ग्राफ में जब एक से ज्यादा वेव फॉर्म ट्रेस हो रहे हो तो इनके लिए कुछ कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बेसिक कंडीशन ये होती है, क्या कंडीशन होती है, पहली बेसिक कंडीशन ये होती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्वांटिटीज should be same। इस कंडीशन के बिना आप एक ही ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा वेव फॉर्म्स को नहीं ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इन क्वांटिटीज को मैंने तभी ट्रेस किया हुआ है, यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग क्वांटिटी को ट्रेस किया हुआ है, V1, V2 और V3 एक ही ग्राफ के अंदर इससे ट्रेस किया हुआ है, क्योंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी को मैंने सेम माना हुआ है। तीनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तभी मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड कंडीशन, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को कैसे समझेंगे, फेज डिफरेंस को समझने के लिए आइए एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ में भी मैं यहाँ पे तीन क्वांटिटीज बनाने वाला हूँ। ये पहली क्वांटिटी V1 एंड देन सेकंड क्वांटिटी V2 second quantity V2 and at last third quantity V3। ये तीन क्वांटिटीज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है।
तो थर्ड क्वांटिटी इज V3। ये दो ग्राफ्स को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको फेज डिफरेंस का कुछ बेसिक समझ में आएगा। क्या बेसिक समझ में आएगा? तो फेज डिफरेंस क्या होता है, जब भी मैं एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एक ही ग्राफ के अंदर एक्सप्रेस कर दूं, एक ही वेव फॉर्म सिस्टम के अंदर एक्सप्रेस कर दूं, ठीक है, तो एक ही ग्राफ के अंदर मैंने ऐसे 3 वेव फॉर्म बना के रखे हैं, यहां भी एक ही ग्राफ के अंदर 3 वेव फॉर्म बना के रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दोनों जगह क्वांटिटीज की सेम है, लेकिन फेज डिफरेंस दोनों में से कोई एक ही ग्राफ शो कर रहा है, दूसरा ग्राफ नहीं शो कर रहा है फेज डिफरेंस। तो कौन सा ग्राफ फेज डिफरेंस शो कर रहा है? अगर सपोज दिस इज आवर ग्राफ नंबर 1 एंड दिस इज आवर ग्राफ नंबर 2, तो आप बोल सकते हैं कि ग्राफ नंबर 1 शो करता है फेज डिफरेंस को, वेयर एज ग्राफ नंबर 2 नहीं शो कर रहा है किसी फेज डिफरेंस को। क्यों ऐसा हुआ? तो इसको ध्यान से समझते हैं। जब भी आपने एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया एक ही ग्राफ के अंदर, तब अगर क्वांटिटीज अपनी पीक वैल्यू, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे अचीव करती हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फेज डिफरेंस। चलिए जल्दी से समझते हैं इसको। सपोज क्वांटिटी V1 की पॉजिटिव पीक वैल्यू यहां पे है, इफ दिस इज V1 मैक्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो अगर इसको आप यहां पे देखें, ये टाइम के फॉर्म में अगर यहां पे ट्रेस करें, तो ये इंस्टेंट है, सपोज इसका नाम मैंने रख दिया T1, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी ग्राफ के अंदर क्वांटिटी V2 है, इसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू कहां पे है? तो आपको दिखेगा ये है इसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू, आप इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में V2 मैक्स, ठीक है। इसको भी आप यहां पे टाइम इंस्टेंट के फॉर्म में अगर ट्रेस करें तो दिस इज टाइम T2, ठीक है। एंड देन फॉर द थर्ड क्वांटिटी, पॉजिटिव मैक्स ऑफ थर्ड क्वांटिटी, यहां पे अटेन किया इसने अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, तो लिख दिया मैंने पॉजिटिव ऑफ V3 मैक्स, और ये रहा इसका इंस्टेंट T3। अब आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि टाइम इंस्टेंट्स के बीच का डिफरेंस T1, T2 एंड T3। तो टाइम इंस्टेंट के फॉर्म में देखेंगे तो सबसे पहले अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचा V1, देन सेकंड टाइम अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचा V2, एंड देन थर्ड क्वांटिटी अपनी पीक वैल्यू पे पहुंची, दैट इज क्वांटिटी V3। तो एक प्रॉपर फेज सीक्वेंस आप बता सकते हैं कि सबसे आगे चल रही है क्वांटिटी V1, उससे लैग कर रही है, यानी उससे पीछे चल रही है क्वांटिटी V2, और उससे भी पीछे चल रही है क्वांटिटी V3, एंड देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल दोस 3 क्वांटिटीज। तीनों क्वांटिटीज के बीच में कुछ फेज एंगल का अंतर है, कुछ फेज एंगल का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसी के अंदर और 2 पॉइंट्स आते हैं, दैट इज कंडीशन ऑफ लीड एंड लैग। कंडीशन ऑफ लीड एंड लैग, ठीक। तो लीडिंग फेज किसको बोलते हैं? जो क्वांटिटी सबसे आगे चल रही है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी V1 सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, सबसे पहले अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचती है, तो हम बोलेंगे क्वांटिटी V1 इज लीडिंग फ्रॉम क्वांटिटी V2। देन इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो क्वांटिटी V2 इज लीडिंग फ्रॉम क्वांटिटी V3। तो ये हो गई लीडिंग कंडीशन। लैग कंडीशन यानी जो क्वांटिटी बाद में अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है। कौन सी ऐसी क्वांटिटी? तो देखो सबसे पीछे चल रही है क्वांटिटी V3, तो V3 इज लैगिंग फ्रॉम दीज टू, V2 इज लैगिंग फ्रॉम V1, और V1 तो सबसे आगे चली रही है। तो ये 2 क्वांटिटीज इनसे लैग करती है, ये V3 लैग कर रहा है V2 से। तो लैगिंग कंडीशन आप ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, जो क्वांटिटी बाद में अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है, ठीक है। सेकंड वाले ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉजिटिव मैक्स, ठीक है। ये V1 का मैक्सिमम वैल्यू है, ये V2 की मैक्सिमम वैल्यू है, और ये V3 की मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं तीनों ही मैक्सिमम वैल्यू एक लाइन में। अगर मैं इसको टाइम इंस्टेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो तीनों का टाइम इंस्टेंट एक ही होगा, यानी T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये सेम टाइम पे पीक वैल्यू अटेन करती हैं तो मतलब इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो डिफरेंस फेज का नहीं, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। दैट इज नोन एज अ डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड। इनकी क्वांटिटीज की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ये देखिए, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ अलग है V1 मैक्स, इसकी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड कुछ अलग है V2 मैक्स, और इसकी मैग्नीट्यूड कुछ अलग है V3 मैक्स, लेकिन तीनों सेम ही टाइम पे अपनी पीक वैल्यू अटेन करती हैं, इसलिए देयर इज नो फेज डिफरेंस। यही कारण था कि मैंने बोला कि सेकंड ग्राफ कोई फेज डिफरेंस नहीं शो कर रहा है, वेयर एज द फर्स्ट ग्राफ इज डेफिनेटली शोइंग अ फेज डिफरेंस अलॉन्ग विद अ लीड एंड लैग कंडीशन, ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्लीट एनालिसिस ऑफ वेव फॉर्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज फेजर। तो एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर 2 कंटेंट होते हैं, पहला होता है वेव फॉर्म, सेकंड इज फेजर। ये था पूरा एंटायर थिंग अबाउट वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में देख सकते हैं 2 एक्सेस, क्वांटिटीज को उसकी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, उसको हम लोग बोलते हैं वेव फॉर्म। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट शुड बी आवर फेजर या फेजर डायग्राम, और देखते हैं कि इसको आप कैसे समझ सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फेजर की थ्योरी। व्हाट इज अ फेजर? तो फेजर किसी भी ऐसी ग्राफ को बोला जाता है जिस ग्राफ के अंदर क्वांटिटीज को एक डेफिनेट लेंथ ऑफ लाइन से एक्सप्रेस करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ डेफिनेट होनी चाहिए। अब वो लाइन आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सी लेंथ की होगी? तो वो डेफिनेट लेंथ ऑफ लाइन विल रिप्रेजेंट
the maximum value of a quantity, and then all the quantities are expressed to be rotating in anti-clockwise direction at angular velocity of omega t radians per second, और सभी क्वांटिटी को घूमता हुआ माना जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी से, एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद सर्टेन फेज डिफरेंस एंगल फाई और थीटा, यानी उन सभी क्वांटिटीज को एक दूसरे से अलग शो किया जाता है बाय यूजिंग देयर फेज डिफरेंस एंगल्स। तो अगर कोई फेज डिफरेंस है तो उस एंगल के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, फेज डिफरेंस नहीं है तो आप डायरेक्टली क्वांटिटीज को सेम ही लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन देयर मैग्नीट्यूड द साइज ऑफ द लाइन विल डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसका भी क्या क्या एग्जाम्पल लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो देखते हैं फेजर के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखते हैं फेजर को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो सबसे पहला चीज फेजर को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक रेफरेंस के लिए एक फेजर ड्रॉ कर लेता हूँ। फेजर बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस फेजर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और मेरे पास एक कंडीशन है वेयर आई एम गोइंग टू शो दैट अ वोल्टेज इज एट 30 डिग्री leading from current I। ठीक है, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें होती हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि लगभग हर एक न्यूमेरिकल में आपको क्वांटिटीज़ को, यानी बेसिकली इन वोल्टेज और करंट्स के बीच का फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट करना होगा या गिवन होगा, और क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड भी गिवन होगी, और इन्हीं को आपको फेजर डायग्राम के अंदर शो करना है। तो मैं डायरेक्टली इन्हीं के बेसिस पे आपको समझाता हूँ कि अगर सपोज आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जहाँ से आपको एक कंडीशन मिली जहाँ वोल्टेज की वैल्यू 300 वोल्ट्स और करंट की वैल्यू 20 एम्पियर्स आपको मिल गया, ठीक है, और इसको आपको ट्रेस करना है। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि एसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, और ये जो दो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, ये ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड जैसे ही मैं बताऊंगा या जैसे ही मैंने कोई वैल्यू लिखा मैग्नीट्यूड में, तुरंत आपके माइंड में आएगा कि मैग्नीट्यूड का ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि फेजर का डेफिनेशन क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फेजर, a line of definite length is drawn which represents the maximum value of a quantity। तो क्वांटिटी की पीक वैल्यू जब तक नहीं होगी तब तक आप उसकी अकॉर्डिंग लेंथ की लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अगर सपोज मैं जो आपको ये वैल्यू बता रहा हूँ, दिस इज Vm एंड दिस इज Im, देन ओनली आई कैन ट्रेस दिस होल वैल्यू इन फेजर, अगर मैं किसी न्यूमेरिकल को रेफर कर रहा हूँ तो, ठीक है। और इसके साथ साथ और किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है दोनों के बीच के फेज डिफरेंस एंगल की, साथ ही साथ ये भी जरूरत है कि दोनों में से कौन आगे चल रहा है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, ये भी पता होना चाहिए। तो फेजर को कैसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे डेफिनेट लेंथ की जो एक्सप्रेस करेगा क्वांटिटी की पीक वैल्यू को। तो जितनी ज्यादा पीक वैल्यू उतनी लंबी लाइन, जितनी छोटी पीक वैल्यू उतनी छोटी लाइन, ठीक। देन इसके बाद दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से कितने एंगल पे सेपरेटेड है। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिया हुआ है 30 डिग्री, और कंडीशन क्या लिया है, वोल्टेज इज 30 डिग्री लीडिंग फ्रॉम करंट, यानी करंट वोल्टेज से लैग कर रही है बाई 30 डिग्री, पीछे चल रही है। और फिर इन दोनों क्वांटिटीज को मैं ट्रेस कर दूंगा इस सेक्शन के अंदर। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना ये है कि सारी क्वांटिटीज को आपको अज्यूम करना है कि ऑल द क्वांटिटीज आर अज्यूम टू बी रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सभी लाइनें एक साथ ऐसे रोटेट करती जा रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इनकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड। इस फॉर्म में आपको ये फेजर डायग्राम को ट्रेस करना है। कई सारे तरीके होते हैं फेजर बनाने के भी, बहुत अलग अलग टाइप के तरीके होते हैं, 4-5 मेथड्स होते हैं फेजर ड्रॉ करने के। मैं आपको कोई एक या दो मेथड्स बताऊंगा यहाँ पे, आप चाहे तो इनको फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक मेथड बताता हूँ आपको, जहाँ मैंने एक रेफरेंस फेजर ड्रॉ करके रखा हुआ है। इस रेफरेंस फेजर पे आप चाहें तो वोल्टेज या करंट दोनों में से किसी भी एक क्वांटिटी को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए, अगर सपोज मैंने यहाँ रेफरेंस फेजर मान लीजिए नहीं अज्यूम किया, इस लाइन पे अगर मुझे एक रेफरेंस बनाना है, तो अगर सपोज मैंने वोल्टेज को ले लिया रेफरेंस, ठीक है, तो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो रिप्रेजेंट करेगा Vm इज इक्वल टू 300 वोल्ट्स को, ठीक है, और यही मेरी रेफरेंस लाइन भी रहेगी, रेफरेंस फेजर। ये मेरा रेफरेंस फेजर सेक्शन है, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो अब वोल्टेज के रिस्पेक्ट में मुझे क्या शो करना है, वोल्टेज इज लीडिंग बाय 30 डिग्री फ्रॉम सप्लाई करंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, सप्लाई करंट इससे 30 डिग्री पीछे चलना चाहिए। अगर ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पूरा ग्राफ घूम रहा है, तो करंट की मैग्नीट्यूड 20 एम्पियर यानी 300 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, 30 डिग्री लैग करती हुई दिखनी चाहिए ये। तो चलिए इसको यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये वैल्यू आ गई Im की, ये बना दिया मैंने डायरेक्शन, दोनों के बीच का फेज एंगल फाई,
दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। आई एम की मैग्नीट्यूड 20 एम्पियर, लाइन की लेंथ बिल्कुल छोटी, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी की पीक वैल्यू की मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो उसका पीक वैल्यू यानी वोल्टेज का पीक वैल्यू था 300, तो इतनी लंबी लाइन मैंने ड्रॉ किया। कंपैरेटिवली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आई एम की मैग्नीट्यूड कम है यानी 20 एम्पियर है, तो छोटी लाइन मैंने ड्रॉ किया। और कंडीशन यहाँ दिया हुआ है कि वोल्टेज इज लीडिंग फ्रॉम करंट बाय 30 डिग्री, तो मैंने वोल्टेज को लीड करता हुआ शो किया। चूंकि हम ये मान रहे हैं कि ये सभी की सभी लाइनें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो अगर ये एक ही स्पीड से रोटेट करती है तो सबसे पहले फाइनल वैल्यू पे पहुंचेगा वोल्टेज और उसके पीछे यानी उसके बाद पहुंचेगी करंट। इसी अकॉर्डिंग आप एग्जाम में ध्यान रख के इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको लीड लैग में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको करंट को लैग करता हुआ शो करना है, आप इस डायरेक्शन को देख सकते हैं। इस डायरेक्शन को देखते हुए जो क्वांटिटी पहले ही आगे चल रही है वो आगे भी आगे ही चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि क्वांटिटीज की एंगुलर वेलोसिटी बदल नहीं रहे हम लोग। ऐसा नहीं कि एक क्वांटिटी ज्यादा स्पीड से रोटेट हो रही है और दूसरी कम स्पीड से, बोथ आर रोटेटिंग एट अ सेम एंगुलर वेलोसिटी और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। तो डेफिनेटली जो क्वांटिटी लीड पहले कर रही है वो हमेशा लीड ही करती रहेगी आगे भी, ठीक है। तो इस कंडीशन को शो कर दिया। यही सेम फेजर बनाने का एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। आप चाहें तो इसी सेम सेक्शन पे इस फेजर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक आई एम की मैग्नीट्यूड लिख दिया 20 एम्पियर। अब मैंने आई एम को ले लिया रेफरेंस फेजर, ठीक है, और अज्यूम कर लिया ये पूरे सेक्शन को रोटेट करते हुए एट ओमेगा रेडियंस पर सेकंड के एंगुलर वेलोसिटी से एट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अब मुझे ट्रेस करना है वोल्टेज यानी वीएम को इस करंट से लीड करता हुआ शो करना है बाय 30 डिग्रीज। तो ये मैंने शो कर दिया यहाँ पे वीएम, इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है 300 वोल्ट, तो इसकी लाइन की लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा मैंने ड्रॉ कर लिया। और दोनों के बीच का फेज एंगल ये डायरेक्शन हो गया। वीएम लीड कर रहा है कितने एंगल से? फाई एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। वैसे फाई एम लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको थीटा भी लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं, फाई एम बताने की जरूरत नहीं है इसको फाई ही रहने देते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड है 30 डिग्रीज। ये वोल्टेज लीड करता हुआ शो कर दिया। तो दोनों बोलने के तरीके हैं। आप चाहे तो ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से 30 डिग्री से, या आप इसका उल्टा बोल सकते हैं कि करंट लैग कर रही है वोल्टेज से बाय 30 डिग्री। दोनों का मतलब एक ही होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फेजर। सो अब ग्राफिकल फॉर्म के अंदर हम दो फॉर्म पढ़ चुके हैं, पहला पढ़े वेव फॉर्म, दूसरा पढ़े फेजर डायग्राम, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और इसके बाद वाले इमीडिएट वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को। तो इस वीडियो में अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जहां मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग जल्दी से, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। तो देखते हैं मैथमेटिकली आप अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप में ना जाते हुए क्विकली इसको समझते हैं, क्योंकि मेजरली जो कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करेंगे, जो अलजेब्रिक कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करेंगे, वो आप अपने कैलकुलेटर्स में परफॉर्म करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में, जिसके अंदर ये फीचर अलग से होता है। लेकिन फिर भी अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए, आप कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं तभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कैलसी जो है, कैलकुलेटर जो है, वो एक्चुअली किन प्रिंसिपल्स पे काम करके ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ठीक है, तो उसके लिए आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से बता देता हूँ आपको, मैथमेटिकली हम ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को 3 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है, सबसे पहला मेथड कहलाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसको समझ लेते हैं ध्यान से। इस फॉर्म में हम लोग किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को a प्लस माइनस जे बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपको देख के बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह दिख रहा होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हम लोग बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ वहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी को, यहाँ पे हम कांस्टेंट पार्ट और फ्लक्चुएटिंग फॉर्म पार्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं किसी भी क्वांटिटी को। तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो कांस्टेंट पार्ट है, आप क्वांटिटी को अगर चाहें तो सब डिवाइड कर सकते हैं 2 सेक्शंस पे। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस करते हैं किसी एक्सिस में, तो वेक्टर को आप ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करके बता सकते हैं कि एक कांस्टेंट पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट को आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है सेक्शन ए, तो आप यहाँ चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ए रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, whereas B represents the fluctuating part of an alternating quantity। J ऑपरेटर जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, J ऑपरेटर की न्यूमेरिक वैल्यू बिल्कुल वही होती है जो आयोटा की वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, दैट इज √-1। बट J ऑपरेटर एक और चीज के लिए स्टैंड करता है। J ऑपरेटर यहाँ रिप्रेजेंट करता है
फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्रीज। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यूजुअली हम इसी कैरेक्टरिस्टिक का, इसी प्रॉपर्टी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो जे ऑपरेटर जहां भी लगा होगा आप समझ जाएंगे कि वहां पे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है उसको ये एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, प्लस और माइनस साइन का भी इंपॉर्टेंस है। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स लीडिंग कंडीशन of quantity and negative sign represents the lagging condition of given alternating quantity। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी गिवन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को। तो आइए जल्दी से इसका एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं कैसे एक्सप्रेशन होता है इसका। सपोज एक क्वांटिटी है जिसमें a की वैल्यू है 20। अब वो डिपेंड करेगा उसका यूनिट की आप कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं, वोल्टेज ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं, जो भी क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट मैं नहीं लिखता हूं। और b की वैल्यू है 30। क्वांटिटी को मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ है a प्लस जे बी, यानी 20 प्लस जे 30। अब मुझको इसको एक्सप्रेस करना है एक फेजर के अंदर, एक फेजर ड्रॉ करके मुझे शो करना है इस क्वांटिटी की वैल्यू को। ठीक है, तो अगर सपोज मैं फेजर ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल इजी होगा इसका फेजर ड्रॉ करना। देखिए इसको अब कैसे समझ सकते हैं। दिस 20 इज द कांस्टेंट पार्ट, यानी a को एक्सप्रेस कर रहा है, 30 इज द फ्लक्चुएटिंग पार्ट b को एक्सप्रेस कर रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि कांस्टेंट पार्ट को हम एज अ रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं अपने फेजर डायग्राम में। तो अगर मैं यहाँ एक फेजर ड्रॉ करूँ तो इसमें रेफरेंस की तरह मैंने ड्रॉ कर लिया a की वैल्यू 20। ठीक है, अब इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मुझे फ्लक्चुएटिंग पार्ट को ट्रेस करना है। तो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे प्लस जे लिखा हुआ है कि माइनस जे, वेयर जे विल स्टैंड फॉर 90 डिग्री। तो क्या लिखा हुआ है, द कांस्टेंट पार्ट, प्लस का मतलब लीड कर रहा है, लीड हो रहा है कांस्टेंट पार्ट से। कौन लीड कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग पार्ट। कितने डिग्री से लीड कर रहा है, जे डिग्री से, यानी जे के एंगल से, दैट इज 90 डिग्री से लीड करता हुआ। तो इस कंडीशन को अगर ट्रेस करेंगे आप तो इसको यहाँ पे आप ट्रेस कर सकते हैं। इस लाइन को थोड़ा और लंबा ड्रॉ करना होगा एंड वी विल एक्सप्रेस b इज इक्वल्स टू 30। और ये जो कंडीशन होगी इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लीडिंग बाय 90 डिग्री इफ दिस इज द डायरेक्शन एंड ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से अगर कोई क्वांटिटी रोटेट हो रही है। तो बिल्कुल इजी सा एक्सप्रेशन रहता है इसका। तो इसी फॉर्म का हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं और लिख दूं 20 माइनस जे 30, इसको एक्सप्रेस करना है तो कुछ नहीं करना होगा आपको, बस ये ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करना है। आप फिर से कांस्टेंट पार्ट को रेफरेंस की तरह ड्रॉ करेंगे, a इज इक्वल्स टू 20 और माइनस साइन विल स्टैंड फॉर लैगिंग कंडीशन। तो माइनस साइन लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि इससे लैग करता हुआ, इससे पीछे चलता हुआ है क्वांटिटी b जिसकी मैग्नीट्यूड है 30 और कितने डिग्री से लैग कर रहा है। तो चूंकि यहाँ j लिखा हुआ है इसलिए हम समझ जाएंगे कि इट इज लैगिंग फ्रॉम सेक्शन a बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, फिर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर भी सेम रहेगी। तो फेजर को बनाने के तरीके, रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का ये तरीका। ठीक है, इसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप चाहें तो फेज एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फेज एंगल कैलकुलेट करना एकदम ईजी है, इसके अंदर भी बेसिक सा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फेज एंगल फाई विल बी रिप्रेजेंटेड बाय tan इनवर्स b अपॉन a, यानी tan इनवर्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग पार्ट विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट पार्ट। तो आप चाहें तो इसको एज अ फॉर्मूला नोट भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाने के समय इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपको ये समझना होगा b और a होता क्या है, कांस्टेंट एंड फ्लक्चुएटिंग पार्ट। तो क्वांटिटी के अंदर आपको उसको एक्सप्रेस करना होगा या रिप्रेजेंट करना होगा क्वांटिटी को उस तरीके से। एंड दिस इज एंटायरली अ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC। तो AC में मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो पहला फॉर्म होता है रेक्टेंगुलर, जिसको अपन ने अभी पढ़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म में, दैट विल बी आवर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बहुत ज़्यादा कुछ लेंदी पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल ईजी होता है। ज़्यादातर इसका यूज़ हम जो करते हैं वो डेरिवेशंस के अंदर ही ज़्यादा करते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म की यूजेस बहुत कम होती है, काफ़ी कम। तो आइए उसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम जाएंगे पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म भी बिल्कुल सिंपल सा है, उसके अंदर भी हम क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो आइए चलते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज पॉइंट बी, दैट इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और उसी से रिजॉल्व करके इक्वेशंस बनाया जाता है। तो बेसिक एक्सप्रेशन का फॉर्म होता है a cos थीटा
प्लस माइनस जे बी साइन थीटा। ये किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का एक बेसिक सा तरीका होता है, नॉर्मल सा मेथड होता है। आप एज अ एग्जांपल इस इक्वेशन को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है, एक बार फिर से ए और बी स्टैंड कर रहे हैं कांस्टेंट और फ्लक्चुएटिंग पार्ट को, लेकिन क्वांटिटी को मैंने दो अलग अलग कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आप समझ सकते हैं इसको। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में मैंने आइडेंटिटीज बना के इसको रखा हुआ है, जहाँ पे प्लस और माइनस साइन का सेम रेफरेंस है। फिर से प्लस साइन लीडिंग कंडीशन को एक्सप्रेस करेगा, माइनस साइन लैगिंग कंडीशन को एक्सप्रेस करेगा, वेयर एज जे विल बी एक्सप्रेसिंग द सेम फेज डिफरेंस और फेज एंगल मूवमेंट by 90 degrees depending upon the positive and negative sign, और आप इस चीज को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें थीटा अलग से कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होने के कारण थीटा की वैल्यू पहले से आपको पता रहती है, पहले से आप कैलकुलेट करके रखे होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने उस सेक्शन में किया हुआ था, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में किया था कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, वो यहाँ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहें तो यहाँ पर भी अलग से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और ये फॉर्म बेसिकली डेरिवेशंस में ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू द न्यूमेरिकल्स। तो अब सीधे सीधे चलते हैं हम लोग अपने थर्ड और लास्ट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, यानी रिप्रेजेंटेशन में जो मैथमेटिकल पढ़ रहे हैं इसके थर्ड फॉर्म में, दैट इज पोलर फॉर्म, द पोलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। पोलर फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का ज्यादा यूज जो होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल में ना होकर डेरिवेशंस के अंदर हुआ करता है। तो लास्ट फॉर्म में चलते हैं, दैट इज पोलर फॉर्म। तो मैथमेटिकल के अंदर आखिरी फॉर्म इज पोलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। पोलर फॉर्म में किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को, सपोज अगर मैं एक वोल्टेज को एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो द क्वांटिटी विल बी एक्सप्रेस्ड in terms of its magnitude and phase angle। ये होता है बेसिक तरीका इसको एक्सप्रेस करने का। आप चाहें तो इसको थ्योरी को नोट भी कर सकते हैं, और या चाहे तो डायरेक्टली इसको लिखेंगे, आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। ये किसी क्वांटिटी को आप उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आप लिखेंगे उसकी मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करेगा अलॉन्ग विद इट्स फेज एंगल। ये दो चीजों के साथ आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन उस फेज एंगल के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, V इज इक्वल टू 20 एट एन एंगल -30 डिग्री वोल्ट्स, ठीक है, ये सपोज एक किसी वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये वोल्टेज जो दिया हुआ है इसकी मैग्नीट्यूड है 20 वोल्ट्स, और ये अपनी फेजर सेक्शन में लैग कर रहा है करंट से बाई 30 डिग्रीज। लैग क्यों? क्योंकि माइनस साइन लिखा हुआ है। अब अगर सपोज इसी का एक्सप्रेशन मैं कुछ ऐसा लिख दूं, V इज इक्वल टू 20 एट एन एंगल +30 डिग्री वोल्ट्स, तो इसके लिए जो आप फेजर बनाएंगे उसमें आप V को लीड करता हुआ शो करेंगे बाई 30 डिग्रीज। तो कैलकुलेशंस में इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में भी अगर ये फॉर्म गिवन है काफी आसानी हो जाती है। और फिर से एक बार इसमें भी फाई या थीटा या फेज डिफरेंस एंगल अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म ही ऐसा है कि इसके अंदर आपको फेज एंगल ऑलरेडी मिल जाएगा, या ऑलरेडी आप सॉल्व करने के ड्यूरेशन में कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो यहाँ भी आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, फेज एंगल साथ साथ गिवन रहता है इस फॉर्म में। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक बार मैं क्विक सा रिव्यू दे देता हूँ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी, सो दैट एक समराइज्ड फॉर्म में आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से एक्सप्रेशन में कितने सब डिविजन्स होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम लोगों ने देखा दो टाइप्स। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल फॉर्म, एंड सेकंड वन इज मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, इन दो फॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने और क्या क्या सब डिवीजन पढ़े। इन दो फॉर्म्स के अंदर देखिए, ग्राफिकल फॉर्म को हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले होता है वेव फॉर्म, एंड देन इसमें हम लोगों ने पढ़ा फेजर। ठीक है, तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो भी आपके पास दो तरीके हैं, वेव फॉर्म एंड फेजर। अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो इसमें तीन तरीके हैं। सबसे पहला रेक्टेंगुलर फॉर्म, देन इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, एंड थर्ड वन इज पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इतने बेसिक तरीके होते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन के। अभी मैंने आउट ऑफ 3 दो तरीके ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको बताए, जिसमें ग्राफिकल फॉर्म और मैथमेटिकल फॉर्म बताया है। इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
मैग्नीट्यूड फॉर्म का क्या क्या एक्सप्रेशन होता है, उसको कैसे बताया जाता है, उसको कैसे समझा जाता है। शॉर्ट सा वीडियो रहेगा, देखिएगा जरूर, तब जाके हमारा रिप्रेजेंटेशन का ये पोर्शन जो होगा वो पूरा कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आई होप कि आप इसको क्विकली रिवाइज कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे इन सारे बेसिक कंसेप्ट्स को। बने रहिएगा मेरे साथ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां मैं आपको बताऊंगा ये रिप्रेजेंटेशन टॉपिक का लास्ट फॉर्म, दैट इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।